आठवणीत आहे का तुम्हाला? विसरले? याद है सबको या भूल गए? ओवरी पर डिस्कशन शुरू था हमारा, ठीक है। ओवरी के बारे में क्या पढ़ा था बच्चों हमने, याद करो। ये डायग्राम निकाली थी मैंने, लीफ के जैसा स्ट्रक्चर होता है, आठवत है का सगळ्यांना? ठीक है। ओवरी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था बच्चों, एक था कॉर्टेक्स और दूसरा था मेडुला। ठीक है, cortex and medulla. This one is called as a cortex and which middle one is called as a medulla. ठीक है, ऐसे दो पोर्शन में हमने ओवरी को डिवाइड किया था। कॉर्टेक्स और मेडुला, इन दो पोर्शन को मिला के स्ट्रोमा बनता है। ठीक है, याद करो, कॉर्टेक्स और मेडुला को मिला के स्ट्रोमा बनता है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी बच्चों की मेडुला जो रीजन है, इस मेडुला रीजन में ज्यादा कुछ प्रेजेंट नहीं होता। वहां पे ब्लड वेसल्स होती है, वहां पे नर्व फाइबर होते हैं और वहां पे लिम्फ, ये फ्लूइड होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इतनी बात हमने मेडुला के बारे में पढ़ी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। याद करो, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, इन छोटे छोटे ओवेरियन फॉलिकल्स की अरेंजमेंट आपको कॉर्टेक्स में नजर आई थी। यहाँ पे हमने छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखाए थे। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से फॉलिकल्स यहाँ पे अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हमने वहाँ पे दिखाया था, आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दीज आर द ओवेरियन फॉलिकल्स, ये सारे के सारे ओवेरियन फॉलिकल्स है। ओवेरियन फॉलिकल्स, हमने क्या बात की थी बिफोर अबाउट द फीमेल? फीमेल के बारे में क्या बात की थी बच्चों कि जो फीमेल होती है उसका जन्म होने से पहले, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ क्या होगा कि उसके बॉडी के अंदर ऊगोनियम फॉर्मेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ऊगोनियम फॉर्मेशन, याद करो, याद है? उसके बाद में हमने बात की थी कि किसी फीमेल बेबी का जन्म होने के पहले उसके बॉडी में ऊगोनिया फॉर्मेशन की प्रोसेस हो जाती है। और ये जो ऊगोनिया फॉर्मेशन है, ये किससे बनते हैं बच्चों? ये जो यहाँ पे जर्मिनल इपिथेलियल सेल है, याद करो, ये सारे यहाँ पे जर्मिनल इपिथेलियल सेल की लेयर होती है ना कॉर्नर में, देखो डायग्राम में, देखो वहां पे। ठीक है, तो इन सेल से बनना स्टार्ट हो जाता है ऊगोनियम। हमने वहां पे एक नई टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, याद करो, एग्स और ट्यूब्स ऑफ एग्स, सॉरी क्या पढ़ा था रे? ट्यूब्स ऑफ फ्लक्जर, ट्यूब ऑफ फ्लक्जर पढ़ा था, याद करो। ट्यूब ऑफ फ्लक्जर को हमने क्या बोला था बच्चों कि ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर के पोर्शन में इस तरीके से एक राउंडेड बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस राउंडेड बॉडी को हमने क्या नाम दिया था? नेस्ट बोला था। मैं जो बोल रही हूँ समझ रहा है तुम लोगों को? याद आ रहा है कि हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था, याद आ रहा है? ठीक है, देखो, तो ये जो सारे सेल थे पहले इस तरीके से अरेंज होते हैं, उसके बाद में ये जो नेस्ट है, ये जो राउंडेड बॉडी है, इसे हम ऊगोनिया बोलेंगे। और ये जो ऊगोनिया है, इसके आजू बाजू में बाकी के सारे सेल, जिसे हमने रूमिनेंट बोला था, रूमिनेंट ऑफ ओवेरियन सेल, मतलब सारे सेल आजू बाजू में आके ऐसे अरेंज हो जाते हैं लाइक दिस। और इन सेल को हमने क्या नाम दिया था बच्चों, याद करो, इन सेल को हमने क्या नाम दिया था? ऐसे ऐसे अरेंज हो जाते हैं, इन्हें नाम दिया था ग्रैन्युलोसा सेल, ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे बनता है। उसके बाद में ये जो राउंडेड सेल है, इसे हम ऊगोनिया बोलेंगे। ठीक है, ये ऊगोनिया, ये सारे सेल में से एक ही ऊगोनिया बनता है। बंच ऑफ सेल होता है ना यहाँ पे, इस तरीके से सारे सेल ऐसे 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 पड़े हुए होते हैं लाइक दिस। और इन सारे सेल में से सिर्फ एक ही बनता है ऊगोनिया, जो अंदर प्रेजेंट होता है, और बाकी के सारे सेल उसके आजू बाजू में अरेंज हो जाते हैं। तो इन्हें हमने नाम दिया था ग्रैन्युलोसा सेल। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना। यहाँ तक की बात क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक की बात क्लियर है? यस और नो बताओ, सबको पूछ रही हूँ।
हाथ का जागे सवे क्लियर है। तो ये इस तरीके से ये टूट पाट के ये अभी ऐसे 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 स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये सारे के सारे होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स जो ओवरी के अंदर पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे ओवेरियन फॉलिकल है जो ओवरी के अंदर पड़े हुए हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले बात करना है हमें, अभी ये डायग्राम मैं मिटा रही हूं। अब हमें देखना है कि भाई ये जो जैसे डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रही है इस तरीके से गोल उसकी अरेंजमेंट नहीं होती है, हमें सिर्फ डेवलपमेंट की स्टेजेस दिखानी है, इसलिए आप लोगों को ऐसे 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 अरेंज करके उन्होंने दिखाया। ऐसे ओवरी में अरेंजमेंट नहीं होती है। ओवरी के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं ये ऐसे स्प्रेड हुए होते हैं। हमें पढ़ने के लिए उसकी डेवलपमेंट पढ़नी होती है, तो इसलिए पहले छोटा, फिर बड़ा फॉलिकल, उसके बाद में उसका बड़ा फॉलिकल, उसके बाद में उसके, इस तरीके से दिखाया गया है। इस तरीके से स्ट्रक्चर उसके अंदर नहीं प्रेजेंट होते। स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसे 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 बहुत सारे फॉलिकल्स अंदर पड़े हुए होते हैं इस तरीके से, लेकिन डेवलपमेंट दिखानी है इसलिए डायग्राम में आपको इस तरीके से दिखाया, छोटा, बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, डेवलपमेंट पढ़ने के लिए। अब देखो क्या हो रहा है क्या हो रहा है देखो। अब हम पढ़ेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल की मतलब जो अंदर फॉलिकल्स बने वो कैसे बने। तो पहले सबसे पहले देख लो, ये जो है छोटा सा, इसका नाम हम क्या रखेंगे, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, ठीक है, अंदर। उसके बाद में उसके बाजू में जो सेल प्रेजेंट है बच्चों उसके बाजू में जो सेल प्रेजेंट है इनका नाम क्या रखा है हमने, बताओ जल्दी बताओ, इसका नाम क्या रखा हमने, ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है, ये है ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है। ये हुआ प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, इसका हम नाम रखते हैं PO, प्राइमरी oocyte। अंदर जो है पड़ा हुआ, जो पहले oogonia था फिर मैच्योर हुआ प्राइमरी oocyte बना, ठीक है। अब इसका नाम हम रखेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल ऐसा होता है प्राइमरी फॉलिकल। देखो डेवलपमेंट होके आगे क्या बनेगा, डेवलपमेंट होके आगे फिर से इसकी साइज बढ़ेगी और अंदर जो सेल है ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लाइक दिस। लेकिन अंदर जो है वो प्राइमरी oocyte ही है, अंदर जो है वो कौन है, प्राइमरी oocyte ही है, oogonia, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से फिर से ग्रैन्युलोसा सेल की एक लेयर बन जाएगी, फिर से ग्रैन्युलोसा सेल की एक लेयर बन जाएगी, लाइक दिस। इसे बोला गया है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल। अब मजेदार बात यह है बच्चों कि जो हमने ओवरी का सेक्शन देखा है लाइक दिस, इसके अंदर स्ट्रोमा में सारे सेल पड़े हुए हैं। स्ट्रोमा, कॉर्टेक्स और मेडुला को मिला के स्ट्रोमा बनता है ना, कॉर्टेक्स और मेडुला को मिला के स्ट्रोमा बनता है बच्चों, यस और नो, यस और नो। अब ये जो सारे स्ट्रोमा के सेल है, इन स्ट्रोमा के सेल में से कुछ सेल यहाँ पे आके अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से, देखो, और इन सेल को नाम दिया गया है थीका सेल। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बुक में दी हुई है, सिर्फ डायग्राम ऐसे नहीं दी है, समझाने के लिए ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ करके दे रही हूं मैं। इन सेल का नाम है थीका सेल। थीका सेल क्या बोला मैंने, प्राइमरी फॉलिकल ऐसा था, बेबी के जन्म से पहले उसके बॉडी में oogonia फॉर्मेशन की प्रोसेस हो जाती है। सबसे पहले प्राइमरी oocyte को नाम हमने दिया था oogonia, ठीक है। उसके बाद में ये जो oogonia सेल था अंदर का पड़ा हुआ, उसमें मियोसिस हुई और उससे क्या बना बच्चों, प्राइमरी oocyte बना, ठीक है। ये पहले यहाँ पे छोटा सा oogonia ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मियोसिस हुई और अंदर क्या बना, प्राइमरी oocyte बना,
ठीक है। मियोसिस 1 के अंदर ये रुक गया। देखो, जब बेबी माँ के गर्भ में होती है, फीमेल बेबी जब माँ के गर्भ में होती है तो उसके बॉडी में ऊगोनिया बना। ऊगोनिया, उसके बॉडी को बोला जाता है भाई कि तेरी बॉडी अभी छोटी है तो तुझे नहीं ऊगोनिया नहीं डेवलप कराना है, लेकिन इसकी बॉडी की तो प्रायोरिटी है कि ये ऊगोनिया बनाएगी, जन्म होने से पहले ही ऊगोनिया बनाएगी। तो ये ऊगोनिया ये सुनती, इसकी ऊगोनिया बनाती है। अब ये जो ऊगोनिया बना ये पूरे तरीके से बना नहीं, तो ये जब इसमें ऊगोनियम में मियोसिस की प्रोसेस होती है, जब ऊगोनियम में मियोसिस की प्रोसेस होती है तो मियोसिस 1 के अंदर ये रुक जाती है, इसे रोक दिया जाता है। ऊगोनियम के डेवलपमेंट को मियोसिस 1 के अंदर रोक दिया जाता है, तो उससे बनता है प्राइमरी oocyte। क्या बना उससे? क्या बना उससे? प्राइमरी oocyte बना। बच्चों, अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसके आजू बाजू में सारे सेल जाके जमा हो गए, तो इसे हमने नाम दे दिया प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये प्राइमरी फॉलिकल थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो इसको हमने नाम दे दिया सेकेंडरी फॉलिकल। इसे हमने क्या नाम दे दिया? सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बना? तो प्राइमरी oocyte तो अंदर प्रेजेंट ही है, इसमें अभी इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, प्राइमरी oocyte अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो ग्रैन्युलोसा सेल है, इस ग्रैन्युलोसा सेल के ऊपर फिर से एक लेयर आ गई, जो सेल्स है वो थोड़े अलग है। इस सेल के आजू बाजू में फिर से एक लेयर आ गई जिसकी शक्ल ग्रैन्युलोसा सेल से अलग दिखती है, और इन सेल को नाम दे दिया गया है थीका सेल। क्या नाम दे दिया इन्हें? थीका सेल। अब ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखो फिर से डेवलपमेंट हुई, फिर ये आगे डेवलप हो जाता है और इससे बनता है टर्शरी फॉलिकल। इससे क्या बनेगा? टर्शरी फॉलिकल बनेगा। देखो, अब जब टर्शरी फॉलिकल बनता है, जब टर्शरी फॉलिकल बनता है तो प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte अंदर लिख रही हूं मैं, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से ग्रैन्युलोसा सेल यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे आजू बाजू में। देखो यहाँ पे इस तरीके से, लाइक दिस, लाइक दिस। ये डायग्राम आपके बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन आपका सारा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके बीच में एक कैविटी बन जाती है, ये वाली कैविटी। और फिर से ग्रैन्युलोसा सेल यहाँ पे प्रेजेंट होगी लाइक दिस। आपके ओवरी, आपके डायग्राम में देखो, वहां पे ओवरी की डायग्राम निकाली हुई है, ओवरी के अंदर टर्शरी फॉलिकल की डायग्राम देखो, ओवरी के अंदर टर्शरी फॉलिकल की डायग्राम देखो, दिख रही है तुम लोगों को? दिख रही है तुम लोगों को? यहाँ पे देखो, इस तरीके से ऐसे डायग्राम दी है तुम लोगों को। ये प्राइमरी oocyte है और इसके बीच में सेकेंडरी oocyte है, और इसके बीच में ऐसे ऐसे कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऐसे ऐसे आपको वहां पे फॉलिकल निकाले हुए दिखाई दिए रहे। देखो वहां पे ऐसे डायग्राम दिख रही है ओरी की, देखो ये वाली। हम देख रहे हैं कि ये कैसे बन रहा है, टर्शरी फॉलिकल कैसे बन रहा है। टर्शरी फॉलिकल बनने के बाद में बच्चों ये टूट जाता है जब ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है, फिर ये पूरा डेवलप होके ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। डायग्राम बहुत छोटी दी है आप लोगों को, तो इसलिए समझ में नहीं आता, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दिया है तो हमें पढ़ना है। उसके बाद में ये जो थीका सेल है, थीका सेल की फिर से एक अलग लेयर यहाँ पे बन जाती है लाइक दिस। एक बार पूरा पढ़ा दूं तो फिर तुमको क्लियरली हो जाएगा, आइडिया क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे।
फिर से बैक पेज पे एक आपको डायग्राम दी हुई है, बैक पेज पे एक डायग्राम दी है आपको, देखो वहां पे जाके पेज नंबर, रुको, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 पे जाओ, पेज नंबर 24 पे जाओ। पेज नंबर 24 पे जाओ। मिला तुम लोगों को डायग्राम? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बच्चों? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉलिकल कैसे बन रहे हैं देखो। ओवरी है, ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, इस तरीके से बनता है ग्राफियन फॉलिकल। सबसे पहले ओवोनियम था, उसमें मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 के अंदर रुक गया सब, मियोसिस 1 के अंदर सारा रुक गया। उसके बाद में प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte बनने के बाद में ग्रैनुलोसा सेल उसके आजू बाजू में आके अरेंज हो गए। उसके बाद में ये डेवलप हुआ और सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल की साइज बढ़ गई और अंदर प्राइमरी oocyte ही है, ग्रैनुलोसा सेल बाजू में अरेंज हो गए और स्ट्रोमा में कुछ जो सेल पड़े हुए थे वो आजू बाजू में ग्रैनुलोसा सेल के आजू बाजू में जाके अरेंज हो गए, उन्हें बोला गया है थीका सेल। देखो ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तुम्हारे बुक में, थीका सेल ऐसे अरेंज हो गए, ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। अब टर्शियरी फॉलिकल, बड़ा वाला फॉलिकल बन रहा है। बड़ा वाला फॉलिकल बनाने के लिए क्या हुआ कि फिर से ये जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकेंड हुई बच्चों, सॉरी मियोसिस 1 कंप्लीट हुई और उसमें सेकेंडरी oocyte बना। ये अभी हमें डिस्कस नहीं करना, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ लो सिर्फ कि प्राइमरी oocyte जो था वो प्राइमरी oocyte डेवलप होके अंदर सेकेंडरी oocyte बना, ग्रैन्युलोसा सेल इसके आजू बाजू में अरेंज हो गए। ये देखो, ये दिख रहे हैं तुम लोगों को, ये ब्लू लाइन में जो ड्रॉ की है ये सारे ग्रैन्युलोसा सेल है, ये सारे के सारे ग्रैन्युलोसा सेल है। और इस ग्रैन्युलोसा सेल के बीच में एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना, उसका नाम रखा गया एंट्रम। उसका नाम क्या रखा गया? एंट्रम। अब ग्रैन्युलोसा सेल सेकेंडरी oocyte के आजू बाजू में जमा हो गए और बीच में एक कैविटी बनी जिसका नाम रख दिया एंट्रम। और फिर उसके बाद में ग्रैन्युलोसा सेल के बाजू में फिर से थीका सेल की एक लेयर नजर आ रही है तुम लोगों को, और उसके बाद में फिर से एक थीका सेल की लेयर नजर आ रही है। देखो दिख रहा है, दिख रहा है डायग्राम में? यस और नो? डिफिकल्ट वाटतंय का रे सगळ्यांना? बऱ्याच दिवसांनी ऐकत आहे ना, म्हणून तुम्हाला असं वाटत असेल मे बी। डिफिकल्ट वाटतंय का? येस और नो? सांगा सांगा पटापट। गौरी, गौरीचा आन्सर देत आहे, बाकीचे कुठे आहे? ऋतुजा, रोहन, पल्लवी, मानसी, आर्यन, समजत आहे का मी काय बोलते? आता या डायग्राम वर फोकस करा, ही डायग्राम तुम्हाला दिलेली आहे। क्या हो रहा है? सेकेंडरी oocyte और ग्रैन्युलोसा सेल, और ये जो लेयर है थीका लेयर की, जो इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम रखा गया थीका इंटरना। थीका लेयर की इनर मोस्ट लेयर का नाम रखा गया थीका इंटरना। क्या रखा गया नाम? थीका इंटरना। ठीक है। आउटर मोस्ट जो लेयर है उसका नाम है थीका एक्सटर्ना। आउटर मोस्ट जो लेयर है उसका नाम है थीका एक्सटर्ना। क्लियर है इसकी गोष्ट? थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना लेयर, ग्रैन्युलोसा लेयर, ग्रैन्युलोसा सेलच्या बाहेर, ग्रैन्युलोसा सेल के बाहर कुछ सेल पड़े हुए हैं, लेयर बनी है 2 लेयर, एक है थीका इंटरना और दूसरी है बाहर वाली थीका एक्सटर्ना। अब ये जो अंदर कैविटी पड़ी हुई है,
ये जो अंदर कैविटी पड़ी है, इस कैविटी को, इस स्पेस को नाम दिया गया है बच्चों एंट्रम। क्या नाम रखा गया है इसका? एंट्रम। और देखो ये जो एंट्रम है, इस एंट्रम के अंदर एक फ्लूइड पड़ा हुआ है, उस फ्लूइड का नाम है लिक्वियर फॉलियर। लिक्वियर फॉलिक्यूलाई। देखो लिखा हुआ है, देखो पेज नंबर 24 पे जाओ, पेज नंबर 24 पे जाओ। लिक्वियर फॉलिक्यूलाई, देखो वहां पे एंट्रम के अंदर, इस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड पड़ा है, इस फ्लूइड का नाम है लिक्वियर फॉलिक्यूलाई। उसके बाद में सेकेंडरी oocyte और ये जो थीका इंटरनल लेयर है, इसके बीच में जो ग्रैन्युलोसा सेल है, इन ग्रैन्युलोसा सेल को क्या नाम दिया गया है बच्चों? इन ग्रैन्युलोसा सेल को क्या नाम दिया गया है? पढ़ो, क्यूमुलस oophorus। क्या नाम रखा है? क्यूमुलस oophorus। सुनो मेरी बात, सेकेंडरी oocyte के आजू बाजू में ग्रैन्युलोसा ही सेल है, लेकिन ये ग्रैन्युलोसा सेल थीका इंटरना के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन ग्रैन्युलोसा सेल को नाम रखा गया है क्यूमुलस oophorus। क्या नाम रखा गया है? क्यूमुलस oophorus। अंडरलाइन करके रखो वहां पे, क्यूमुलस oophorus। उसके बाद में बच्चों ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte की जो लेयर है, आउटर लेयर, उस आउटर लेयर का नाम रखा गया है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। इन ग्रैन्युलोसा सेल का नाम है क्यूमुलस oophorus। सेकेंडरी oocyte के आजू बाजू में जो लेयर प्रेजेंट है उसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है उसका? जोना पेल्यूसिडा। और इस सेकेंडरी oocyte के आजू बाजू में कुछ ग्रैन्युलोसा सेल प्रेजेंट है, इसका नाम रखा गया है, बताओ इसका नाम क्या रखा गया है? बताओ इसका नाम क्या रखा गया है? कोरोना रेडिएटा। अलग अलग नाम है, कोरोना रेडिएटा। और फिर से एक टाइप के सेल है वहां पे, डिस्कस प्रोलीजेरस। डिस्कस प्रोलीजेरस। प्रोलीजेरस मी काय बोलते हैं लक्ष्य द्या पुन्हा, मैं क्या बोल रही हूँ समझने की कोशिश करो बच्चों। हमने ओवरी का सेक्शन देखा है, ठीक है। ओवरी के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, ओवेरियन फॉलिकल। मैंने बोला कि जब 14 डेज हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को 14 डेज जब हो जाते हैं, तो ये ओवेरियन फॉलिकल बड़ा हो जाता है, जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। मतलब पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है और फाइनली टर्शरी के बाद में जब डेवलप होता है तो वो ग्राफियन फॉलिकल होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है और इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, जिसे हम ओहम बोलते हैं। ये फुल्ली ओहम नहीं होता है, सिर्फ सेकेंडरी oocyte होता है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन हो जाते हैं, तो 14 दिन के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा और टूटने के बाद ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। तो ये हमने यहां से लेके यहां तक के क्या पढ़ी है? सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पढ़ी है टर्शरी फॉलिकल की, ग्राफियन फॉलिकल की। भाई प्राइमरी फॉलिकल से लेके तो ग्राफियन फॉलिकल तक ये क्या बना, समझ में आई क्या मेरी बात? सबसे पहले इमैच्योर oogonia था, मियोसिस 1 हुई, आधी ही हुई, प्राइमरी oocyte बना। मतलब क्या? प्राइमरी फॉलिकल बना। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होके सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होके टर्शरी फॉलिकल बना। तो टर्शरी फॉलिकल दिख कैसे रहा है? तो टर्शरी फॉलिकल इस तरीके से दिखता है, अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, उसके बाजू में जो लेयर होती है उसे जोना पेल्यूसिडा बोला गया है। उसके बाद में फिर से ऐसे सेल प्रेजेंट होते हैं, उसे कोरोना रेडिएटा एंड डिस्कस प्रोलीजेरस बोला गया है। उसके बाद में ये ग्रैन्युलोसा सेल थीका इंटरना के साथ जोड़े जाते हैं, तो इन ग्रैन्युलोसा सेल का नाम क्यूमुलस oophorus रखा गया है। उसके बाद में सेकेंडरी oocyte के बीच में बाद में यहाँ पे कैविटी फॉर्मेशन हुई है, वहां पे कौन सा लिक्विड पड़ा हुआ है? लिक्वियर फॉलिक्यूलाई पड़ा हुआ है। उसके बाद में
इन ग्रैन्युलोसा सेल के बाजू में दो दो लेयर प्रेजेंट है, एक है थीका इंटरना और दूसरी है थीका एक्सटर्ना। यहाँ तक के बात क्लियर है क्या सबको? बताओ, यहाँ तक के बात क्लियर है बच्चों? क्लियर है सज्ञाना? एवरीवन, तुम्हारे एग्जाम खत्म नहीं हुए क्या रे कॉलेज के? कॉलेज की कल लास्ट है, आज लास्ट है। ओके शायद मेरे ही टाइम मॉर्निंग के टाइम में पेपर रहते तुम लोगों के, है ना? ओके अरे यार इसी टाइम में 8 बजे सुबह टाइम चेंज करना पड़ेगा फिर मुझे। टाइम चेंज करना पड़ेगा मुझे। देखते हैं। चलो, तो समझ में आया ग्राफियन फॉलिकल कैसे बना? ग्राफियन फॉलिकल कैसे बना, इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को? यस और नो? क्लियर है? अब देखो बच्चों, डेवलप हुआ प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ऐसे बन गए। जब 14 दिन हो जाते हैं, 14th डे में क्या होगा? ये ग्राफियल फॉलिकल रप्चर्ड हो जाएगा, इस तरीके से ये टूट जाएगा। ठीक है, ये अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो चुका है और रप्चर्ड होने के बाद में ये जो अंदर सेकेंडरी oocyte था वो रिलीज हो गया और इस तरीके से ये रिलीज हो जाता है, ये बाहर निकलता है। ये जगह तोड़ के ऐसे ये ऐसे बाहर निकल रहा है। इसे बोलेंगे हम ओव्यूलेशन, इसे बोलेंगे ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ, सुनो मेरी बात, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte या फिर ओहम, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte और ओहम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक करके जब ओहम बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? हेलो, आवाज आ रही है? ब्रेक हो गया कनेक्शन। चलो, तो ग्राफियन फॉलिकल टूट गया, उसमें से ओहम बाहर निकल गया। अब ओहम निकलने के बाद में ये जो ग्राफियन फॉलिकल बचा हुआ है ये इस तरीके से नजर आता है। इस तरीके से देखो, डायग्राम भी है तुम लोगों को, और इसका नाम रखा गया है कॉर्पस ल्यूटेयम। कॉर्पस ल्यूटेयम। सुनो मेरी बात, क्या हुआ यहाँ पे? प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हुआ, टूट गया। टूटने के बाद में ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से बाहर निकल गया। इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया ओव्यूलेशन। अब ये जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है इसका नाम होता है बच्चों कॉर्पस ल्यूटेयम, क्योंकि ये लुट जाता है। लुट जाता है मतलब क्या कि इसका ओहम यहाँ से भाग जाता है, तो इसलिए ये लुट गया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है कॉर्पस ल्यूटेयम। क्या नाम रखा इसका? कॉर्पस ल्यूटेयम। ये खाली पड़ा है, ये खाली बर्तन है, इसमें से ओहम निकल चुका है, तो ये खाली बर्तन जो बचा है इसका नाम रख दिया हमने कॉर्पस ल्यूटेयम। ठीक है, अब अगर सुनो मेरी बात, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 14 दिन होने के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर ये ओहम स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ आगे जाके, तो एम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा, जाइगोट बनेगा, तो कार्पस ल्यूटेयम एज इट इज कंडीशन में रहेगा। लेकिन अगर ओव्यूलेशन हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गई, ओहम बाहर निकल गया और स्पर्म वहां पे प्रेजेंट नहीं रहा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटेयम है ये कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटेयम कन्वर्ट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन द absence of fertilization, corpus luteum converts into a white color scar body that is called as a corpus albicans.
कॉर्पस अल्बिकेंस। सुनो मेरी बात, क्या बोला मैंने? भाई मैच्योर हो रहा है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ओव्यूलेशन, बाहर निकला, ओवम निकल गया। निकलने के बाद में ये जो खाली पड़ा हुआ बर्तन है, इसको नाम रख दिया बच्चों हमने कॉर्पस ल्यूटियम। इसका क्या नाम रख दिया हमने? कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम एज इट इज रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई बच्चों, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, जो लुट चुका है, उसका कन्वर्शन व्हाइट कलर की बॉडी में होगा और उसे नाम दिया गया है कॉर्पस अल्बिकेंस। क्या नाम दिया है उसे? कॉर्पस अल्बिकेंस। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक के? यस और नो? किसी को डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में टीएस ऑफ ओवरी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक के क्लियर ना हो तब तक के कुछ भी ना समझ में आए तुम लोगों को। चैप्टर डिफिकल्ट है बच्चों, ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम समझा अच्छे से कंसंट्रेशन रखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक के बात क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो रिपीट करो एक बार। ओके सुनो, हमने बोला कि फीमेल बेबी जब गर्भ में होती है, माँ के गर्भ में होती है, तो उससे उससे पहले ही उसके बॉडी में प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ओवोनियम बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? अब बहुत सारी ओवोनिया अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जब वो 13 साल की होती है, जब बच्ची 13 साल की होती है, तो 13 साल की उम्र के बाद में उसके बॉडी के अंदर ये जो फॉलिकल्स है ना, ये यहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल आपको नजर आ रहा है या प्राइमोर्डियल फॉलिकल आपको नजर आ रहा है, ये डेवलप होना आगे, मतलब इसकी साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले, जन्म से पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन बड़ा नहीं होता। बड़ा कब होता है? सेकेंडरी टर्शियरी कब बनता है? जब प्यूबरिटी आती है। प्यूबरिटी मतलब जब ये बेबी 13 साल की हो जाएगी, जब ये बच्ची 13 साल की हो जाएगी, उसके बाद में ये डेवलप होना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इसके बॉडी में इस कंडीशन में, प्राइमरी फॉलिकल की कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों आपको? यस और नो? यस और नो? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब जब ये 13 साल की हो चुकी है, 13 साल के बाद में इसके बॉडी के अंदर चेंजेस आए, और चेंजेस आने के बाद में ये जो प्राइमोर्डियल 40,000 बचते हैं, बाकी तो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय होने के प्रोसेस को हमने एट्रेजिया बोला था। ठीक है? और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल बड़े होने लगे। हर महीने में सुनो मेरी बात, हर मंथ में 6 से 12 फॉलिकल बढ़ने लगते, बड़े होने लगते दोनों भी ओरी में। लेकिन इन 6 से 12 फॉलिकल में से एक ही होता है जो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। क्या बोला मैंने? 6 से 12 ग्राफियन प्राइमरी फॉलिकल बढ़ने लगते हैं, ग्रोथ होने लगती है, लेकिन इतने सारे फॉलिकल में से एक ही कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है? अब देखो, ये प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ऐसा बन गया, ऐसी डेवलपमेंट हुई। अब जब ये ग्राफियन फॉलिकल टर्शियरी के बाद में ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी पीरियड के 14वें दिन के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल फूट जाता है, और फूटने के बाद में इसमें से जो ओवम है, मोती बोलेंगे हम ओवम को, क्योंकि यही तो फर्टिलाइज होगा ना बच्चों। तो ये ग्राफियन फॉलिकल टूटा, और टूटने के बाद में बच्चों अंदर से जो ओवम है, जो अभी तक के पूरी तरीके से ओवम नहीं बना है, उसे हम सेकेंडरी ओसाइटी बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी ओसाइटी से बाहर निकला, तो इस बाहर निकलने के प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? ओव्यूलेशन। बाहर निकलने के प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? ओव्यूलेशन। ठीक है? तो ओवम बाहर निकला तो ओव्यूलेशन हो गई 14 दिन के बाद में। अब ये ओवम निकल गया, खत्म बात। ये आगे की बात है, ये आगे कौन फर्टिलाइजेशन कराएगा आगे पता चलेगा। लेकिन अब इस ग्राफियन फॉलिकल ने अपना ओवम दे दिया, ओव्यूलेशन हो गई, तो ये तो खाली बर्तन बचा ना, ये तो खाली बर्तन बचा ना। तो इस खाली बर्तन को क्या नाम रख दिया हमने? ये लुट गया, इसने अपने ओम को दान दे दिया, ये लुट चुका है, तो इसका नाम क्या? इसका नाम क्या बच्चों बताओ? कॉर्पस लुटेम, क्योंकि लुट गया। अब ये जो कॉर्पस लुटेम है, अगर आगे आगे ये ओवम जो यहाँ से निकला है, अगर फर्टिलाइज हो गया, अगर प्रेगनेंसी रह गई,
तो कार्पस लुटेम ही रहेगा। इसके काम हम आगे पढ़ेंगे क्या होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवम निकला और फर्टिलाइजेशन फिर भी नहीं हुआ, तो इस कॉर्पस लुटेम का कन्वर्शन किसमें हो जाता है बच्चों? व्हाइट कलर की स्कार बॉडी में होता है। उसका नाम रखा गया है कॉर्पस अल्बिकस। क्या नाम रखा गया है बच्चों? कॉर्पस अल्बिकस। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये डायग्राम तुम्हारे बुक में नहीं है। चलो आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, ठीक है, आगे बढ़ू बच्चों। क्लियर है यहाँ तक के टॉपिक सबको? चलो एक बात पढ़ते हैं अभी कि प्यूबरिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज इन दैट प्यूबरिटी? प्यूबरिटी क्या होता है? देखो, एक फीमेल बेबी जब जन्म लेती है, फीमेल जब जन्म लेती है तो उसके एट द एज ऑफ 13 ईयर, जब वो 13 साल की हो जाती है, तो 13 साल के उम्र में उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे वाला टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसे हम एमसी पीरियड बोलते हैं, वो कब स्टार्ट होती है? आफ्टर 13। जब वो बच्ची 13 साल की हो जाती है तो उसकी बॉडी में 13 साल के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है इसे हम बोलेंगे मेनार्ज। जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फीमेल बॉडी के अंदर, उस पीरियड को बोला गया है बच्चों मेनार्ज। क्या बोला गया है? मेनार्ज बोला गया है। और जहां पे स्टॉप दी मेंस्ट्रुएशन, जहां पे मेंस्ट्रुएशन किसी फीमेल के बॉडी में रुक जाती है, स्टॉप दी मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल बॉडी। अगर फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन रुका तो उस रुकने के स्टेज को बोला जाता है मेनोपॉज। क्या बोला जाएगा उसे? मेनोपॉज बोला जाएगा। और ये जो मेनोपॉज है वो कौन से साल में होता है बॉडी में? 45 टू 55 ईयर की उम्र में। फीमेल जो होती है वो लाइफ टाइम बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। वो लाइफ टाइम अपने बॉडी के अंदर ओहम नहीं बना सकती। फीमेल बॉडी के अंदर ओहम सिर्फ और सिर्फ 45 टू 55 एज तक ही बनते हैं, उसके बाद में रुक जाते हैं। देखो एक बात बोली जाती है, मजेदार बात है एक्चुअली, कि मेल्स कभी बूढ़े नहीं होते। मेल्स कभी बूढ़े नहीं होते, ऐसा वर्ड मजाकिया तौर पे बोला जाता है कि मेल्स कभी बूढ़े नहीं होते। मेल्स कभी बूढ़े क्यों नहीं होते? इसका रीजन ये है कि फीमेल के बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर उम्र तक ही वो बेबी को जन्म दे सकती है। फीमेल पर्टिकुलर उम्र तक ही बेबी को जन्म दे सकती है नेचुरली। 40-45 उम्र के बाद में उसके बॉडी के अंदर ओहम बनना बंद हो जाते हैं। लेकिन जो मेल्स होते हैं, जो मेल्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर 80 साल तक भी स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं। क्या बोला मैंने? उनके एज के 80 ईयर तक उनके बॉडी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। तो 80 साल तक भी मेल बाप बन सकता है, फीमेल माँ नहीं बन सकती। 45 या 55 तक उसके बॉडी के अंदर ओम बनने की प्रोसेस रुक जाती है, मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। अगर मेंस्ट्रुएशन रुक गया तो वो फीमेल
अब कैपेबल नहीं है किसी बेबी को जन्म देने के। ये कैसे होता है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जहां पे फीमेल बॉडी के अंदर प्यूबरिटी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसे बोला गया है मेनार्ज कंडीशन, और जहां पे उसके बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, ओहम बनना रुक जाता है, उसे बोला गया है मेनोपॉज। ये दो बातें क्लियर है आप लोगों को? ये दो बातें क्लियर है? यस और नो? अब ये जो टाइम पीरियड है ना बच्चों, इन बिटवीन मेनार्ज एंड मेनोपॉज, मेनार्ज और मेनोपॉज के बीच में का जो टाइम पीरियड है उसे बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पीरियड या फिर रिप्रोडक्टिव एज। इसी एज में किसी बेबी को जन्म देने की कैपेसिटी फीमेल के अंदर होती है, और ये टाइम पीरियड होता है 30 अप्रोक्सीमेटली, हाँ एग्जैक्ट नहीं दिया है आप लोगों को, अप्रोक्सीमेटली 32 ईयर। मतलब लाइफ के 32 सालों तक वो माँ बन सकती है। 32 सालों के बाद में, सुनो मेरी बात, एक ऐसे बोला जाता है अभी की जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत जल्दी फीमेल के बॉडी में से मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। मतलब कुछ फीमेल के अंदर तो 40 की उम्र में ही मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा। कुछ फीमेल के अंदर डिसीज की वजह से वो अगर 45, 36 या 37 साल की भी हो जाए तो भी उसकी मेंस्ट्रुएशन रुक सकती है, बिकॉज जो हमारे डे टू डे लाइफ का जो लाइफस्टाइल है उसके वजह से। तो इसीलिए बोला जाता है कि शादी होने के बाद 2-4 साल में बच्चे हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद में जो लाइफ फीमेल की जो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कभी कभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि शादी होने के 2-4 साल में बच्चे हो जाए तो बेटर है, क्योंकि उसके बाद में उसके बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। तो उसका मेंस्ट्रुएशन अगर खत्म हो गया किसी चीज की वजह से तो वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। तो पूरे लाइफ में 13 साल से लेके तो 45 एज तक 32 साल होते हैं, और 32 साल में ही वो एक बेबी को जन्म दे सकती है, उसके बाद में नहीं और उसके पहले भी नहीं। अब सुनो, अब ये जो टाइम पीरियड है उसे रिप्रोडक्टिव एज बोला गया है, और इस रिप्रोडक्टिव एज मतलब 32 साल तक वो क्या करेगी, ओहम प्रोड्यूस करेगी। तो ये अप्रोक्सीमेट नंबर दिया है, एग्जैक्ट नहीं दिया। तो 416 एग्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी पूरी लाइफ। कितने? 416 एग्स ओहम प्रोड्यूस कर सकती है एक फीमेल। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि दो ओवरीज होती है, राइट और लेफ्ट। तो दोनों भी ओवरी तो ओवम प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन दोनों में से एक ही ओवरी एक महीने में एक ओवम प्रोड्यूस करेगी, दो ओवम प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात बच्चों? क्लियर है? करें? किसी को डाउट है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बोलो बोलो, आगे बढ़ो। तो मेनार्ज और मेनोपॉज पे क्वेश्चन पूछा जाता है सिंगल सिंगल मार्क्स के लिए। व्हाट इज मेनार्ज एंड व्हाट इज मेनोपॉज? व्हाट इज मेनार्ज और व्हाट इज मेनोपॉज? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्यूबरिटी, मेल में प्यूबरिटी का मतलब क्या और फीमेल में प्यूबरिटी का मतलब। फीमेल में प्यूबरिटी का मतलब, चलो हाँ, ये है कुकी, ड्रॉ कर रही हूँ। चूटियां निकालनी इसकी ऐसे 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 ऐसे। ये है कुकी, ठीक है।
एक फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी के अंदर प्यूबरिटी आना मतलब क्या? फीमेल बॉडी के अंदर प्यूबरिटी आना मतलब क्या? जब ये 13 साल की हो जाएगी, जब ये 13 साल की हो जाएगी तो यहाँ पे इसकी ओवरीज प्रेजेंट रहती है, तुम लोगों को पता है, ओवरी की पोजीशन तुम लोगों को पता है, ठीक है। ये यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट है, ये दोनों की साइड में ओवरी प्रेजेंट। जब 13 साल की हो जाएगी, इंफॉर्मेशन दी है, मैं ज्यादा की कहीं नहीं बताई। 13 साल की जब हो जाती है तो इसके ब्रेन में से, ब्रेन में हाइपोथैलेमस पोर्शन है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस पोर्शन है। उस हाइपोथैलेमस पोर्शन में से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसे ऐसे ऐसे डिनोट किया गया है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सुनो, जब 13 साल की बच्ची हो जाएगी तो 13 साल के बाद में, 13 साल के बाद में इसके ब्रेन के हाइपोथैलेमस पोर्शन में से एक हार्मोन रिलीज होगा, उस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये ब्रेन है और ये हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पता है ना तुम लोगों को? हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। सुनो, हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? GnRH रिलीज किया। किस पे अटैक किया? GnRH ने पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर किया। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर किया, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपने बॉडी में से दो हार्मोन रिलीज किए, एक है LH और दूसरा है FSH। LH मींस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं डिटेल नहीं समझा रही हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाने से पहले ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, आपकी बुक में दी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रेन, 13 साल की हो गई ये बच्ची, बच्ची के ब्रेन में से GnRH रिलीज हुआ। GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज कराएगी, एक है LH और दूसरा है FSH। LH और FSH, LH और FSH ये कहाँ पे जाके एक्ट होते हैं? दे एक्ट ऑन द ओवरी। ओवरी देखो, याद करो, ओवरी को याद करो, ये ओवरी अभी ड्रॉ की थी हमने, ठीक है। तो ये जाके LH और FSH जाके ओवरी के ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब 13 साल की हो जाने के बाद में ये हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है बच्चों, अंदर जो फॉलिकल पड़े हैं, ओवेरियन फॉलिकल पड़े हैं, उन्हें बड़ा करना। इस FSH का क्या काम है? ओवेरियन फॉलिकल को रिलीज, ओवेरियन फॉलिकल को बड़ा करना, क्योंकि अंदर पहले ओवेरियन फॉलिकल तो पड़े हुए थे, लेकिन वो बड़े हो रहे थे क्या? वो बड़े हो रहे थे क्या? यस और नो? छोटे थे। जब प्यूबरिटी हुई तब उन्होंने बढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो बड़ा कौन रहा उन्हें? उन्हें बड़ा कौन कर रहा है? तो उन्हें ये दो हार्मोन बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना, ब्रेन से हाइपोथैलेमस रीजन में से GnRH रिलीज होगा, GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करेगी, LH और FSH। FSH का काम होता है ओवरी के ऊपर जाके ऐसे बम्बार्डिंग करना, और ओवरी के ऊपर ये यहाँ से रिलीज हुआ और ओवरी पे आया। ओवरी पे आने के बाद में ओवरी के अंदर जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल थे, इस हार्मोन ने, FSH ने उस फॉलिकल्स को बढ़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद में स्टार्ट होती है साइकिल। उसके बाद में क्या स्टार्ट होती है बच्चों? साइकिल स्टार्ट होती है, जो हम कल पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है तुम लोगों को?
बात क्लियर है बच्चों? टायमिंग चेंज करायचं का तुमचा सांगा? नहीं तो बच्चे नहीं है ना क्लास में प्रेजेंट, कितने हैं अभी? 39, 40, 42 ऐसे ऐसे इतने कम बच्चे प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक बहुत सारे, मुझे मैसेज भी थे कि रिकॉर्डेड वीडियो भेजो क्योंकि पेपर शुरू है बच्चों के। दोपहर में ले चलेगा 1-2 बजे। एक बजे केमिस्ट्री रहती है, 2 बजे केमिस्ट्री है, 2 बजे मैं लू, 2 बजे किसी की और की बैच है। देखो, हाँ इरफान क्या हुआ? 12 बजे किसी की बैच है, 12 बजे किसी की शायद बैच है। किसकी? श्रेयस सरांची बैच आहे का रे? नहीं है। एक काम करते हैं 2-4 दिन के लिए। कितने तारीख तक एग्जाम है तुम लोगों की? कितने तारीख की एग्जाम है? नहीं, बहुत सारे बच्चों की अभी शुरू है ना शिवानी। 8 तारीख का एग्जाम है। ओके ठीक है, हम 2 बजे लेते बैच। कल से 2 बजे बैच लेंगे हम, ठीक है? ये रेगुलर टाइमिंग नहीं है, सिर्फ एग्जाम खत्म होने तक के 2 बजे बैच लेंगे हम। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है अभी? बोलो। हाँ बोला, रेवती बोला। हो बेटा, 1-1.5 तासांनी रेकॉर्डिंग रेडी असणार तिथे, ठीक है? ठीक है, हाँ चलो, बाय एवरीवन, बाय बच्चों।